लास्ट में एक दो लाइन, दो तीन लाइन रह गई थी वो और बताता हूँ, नया टॉपिक स्टार्ट करता हूँ जल्दी से। ठीक है। स्टर्न और गर्लक का जो एक्सपेरिमेंट था, मैंने आपको बताया था कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन, चक्रण की अवधारणा, कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन, चक्रण की अवधारणा की पुष्टि के लिए किया था। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन, चक्रण की अवधारणा की पुष्टि के लिए किया गया था। कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन, चक्रण की अवधारणा की पुष्टि के लिए किया गया था। ये सारी चीजें बता चुका था। क्या होता है कि जैसे मैंने आपको लिया था यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड एन और एस, ये दो पोल थे और स्क्रीन पर कुछ ऐसा मिल रहा था, ऐसा। अगर मान लो सपोज करो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मान लो चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, अगर आप मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, तो मैंने आपको पहले बताया था कि इलेक्ट्रॉन जाता, जो इलेक्ट्रॉन बीम जाता और सीधा यहाँ टकराता किसी पॉइंट ओ से। मान लिया अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र नहीं होता, तो इलेक्ट्रॉन बीम सीधा कहाँ टकराता, पॉइंट ओ से, पॉइंट ओ से। और स्क्रीन पर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन बीम जाता, सारा का सारा इलेक्ट्रॉन बीम जाता, कहाँ टकराता, पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ पर। और आपको कुछ इस टाइप की लाइन देखने को मिलती है, डार्क लाइन थोड़ी सी इस टाइप की लाइन देखने को मिलती है। अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं होता, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो या फिर एक लाइन बोल सकते हैं, सिंपल लाइन, मैग्नेटिक फील्ड अगर नहीं है तो स्पिन नहीं दिखेगी, चक्रण नहीं दिखेगा। स्पिन ना दिखने का मतलब होता है एक लाइन दिख जाएगी बस आपको, केवल केवल क्या दिखेगी, लाइन दिखेगी। और अगर मैग्नेटिक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैंने स्पिन को आपको बताया था, ऐसे डिनोट किया था इस टाइप से, आपको याद होगा। कैसे, ऐसे नहीं लिया था भाई, यहाँ एस इक्वल टू 1/2 था, एस इक्वल टू -1/2 था, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। कैसा दिखेगा, कुछ ऐसा दिखेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा। हो सकता है ऐसा भी दिख जाए और ऐसा भी दिख जाए, तो भी स्पिन को रिप्रेजेंट कर रहा है। स्पिन मतलब आधा चक्र पूरा करेगा बस, आधा चक्र। ये मान लो ये +1/2 है तो ये -1/2 हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, माइनस का 1/2। स्पिन अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो आपको ऐसा कुछ दिखेगा, अगर चुंबकीय क्षेत्र है तो ऐसा दिखेगा। होता है ऐसा। फोर्स की वैल्यू ज्यादा है और कौन किधर अरेंजमेंट है, मतलब हो सकता है एस ऊपर हो, एन नीचे हो, इस पर भी डिपेंड करता है। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्टेड हुआ है, इलेक्ट्रॉन जो विक्षेप हुआ है, दो दो चीजों पर डिपेंड करता है। पहला, फर्स्ट नंबर क्या, फर्स्ट ये होगा कि जो एन और एस रखे हुए हैं वो कैसे रखे हुए हैं, ऊपर रखा है कि कौन सा नीचे रखा हुआ है। हो सकता है दोनों बदले हुए रखे हो, नीचे एन ऊपर एस हो। और दूसरा, किसके कारण फोर्स की ऊपर डिफ्लेक्शन हुआ है कि नीचे डिफ्लेक्शन हुआ है, सीधा सीधा सिंपल तरीका बताता हूँ, फोर्स पर डिपेंड करता है। किसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स के ऊपर, चुंबकीय बल के ऊपर डिपेंड करता है बस। अगर फोर्स ऊपर की तरफ ज्यादा है तो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन भी ऊपर की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगा, और नीचे की तरफ है तो नीचे की तरफ। तो आपको ऐसा कुछ स्क्रीन पर दिखेगा, ऐसा दिखेगा स्क्रीन पर। ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक दो लाइन रह गई थी जो मैंने बतानी थी स्टर्न गर्लक में। तो बच्चों स्टर्न और गर्लक में आपको केवल अभी इतना ही याद रखना है कि अगर मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, चुंबकीय क्षेत्र नहीं है, तो वो सीधा जाएगा
और सीधा जाएगा और किसी पॉइंट पर टकराएगा, सीधा जाएगा और किसी पॉइंट पर टकराएगा, और आपको एक लाइन दिखेगी। कैसे दिखेगी? लाइन। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड है, चुंबकीय क्षेत्र है, तो आपको कुछ ऐसा दिखेगा, हाफ साइकिल दिखेगी। क्योंकि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन बीम डिफ्लेक्ट जरूर होगा, और डिफ्लेक्ट होगा तो आप उसका रिजल्टेंट देखेंगे तो आपको हाफ साइकिल नजर आएगी। कैसी हाफ साइकिल? ऐसे। तो ये था आपका स्टर्न और गर्लक का एक्सपेरिमेंट, जिसमें आप कॉन्सेप्ट ऑफ स्पिन। अब हाफ साइकिल में क्लॉकवाइज भी हो सकती है, एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकती है, क्योंकि एस की दो वैल्यू होती है, 1/2 और माइनस का 1/2। तो क्लॉकवाइज मिलेगी तो 1/2, और एंटी क्लॉकवाइज मिलेगी तो माइनस का 1/2 आ जाएगा। पहली चीज। दूसरा, एन और एस के ऊपर भी डिपेंड करता है कि एन और एस की पोल स्ट्रेंथ क्या है, ध्रुव सामर्थ्य क्या है, और कौन कितना फोर्स लगा रही है, उसके हिसाब से आपका इलेक्ट्रॉन बीम रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो ये था स्टर्न और गर्लक का एक्सपेरिमेंट, जो कि मैंने पिछले तो बता दिया था पूरा। आज तो एक दो लाइन एक्स्ट्रा बताई है, ज्यादा कुछ नहीं बताया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला है टोटल एंगुलर मोमेंटम। टोटल एंगुलर मोमेंटम। सारी चीजें बता दो जाऊंगा, है ना? अलग अलग तो हेडिंग बना के बता दूंगा, क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। टोटल एंगुलर मोमेंटम, कुल कोणीय संवेग, हिंदी में बोलते हैं कुल कोणीय संवेग। बच्चों, इसके लिए मैंने आपको वेक्टर का एटॉमिक मॉडल बताया था, वेक्टर परमाणु मॉडल बताया था। मैंने आपको बताया था वेक्टर एटॉमिक मॉडल, पर वेक्टर का परमाणु मॉडल मैंने बताया था। तो क्या बताया था उसमें? मैंने आपको बताया था कि जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है, जब भी इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है, तो उसका जो मोशन होता है वो ऑर्बिटल मोशन होता है। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है, तो उसका मोशन जो होता है वो ऑर्बिटल मोशन होता है। इसी पे बातें हो जाती हैं, सारी बातें। कितना करा दिया, जल्दी आया करो ना। चलो, कुछ नहीं कराया अभी मैंने, जितना लेट आता हूँ तब भी लेट आती हूँ। चलो, वेक्टर एटॉमिक मॉडल में बच्चों मैंने बताया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है, न्यूक्लियस के अराउंड में रिवॉल्व करता है, तो उसका जो मोशन होता है वो कैसा मोशन होता है? आपका ऑर्बिटल मोशन। और उसके कारण जो एंगुलर मोमेंटम डेवलप होता है वो होता है आपका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। क्योंकि बच्चों मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेगा तो उसके अंदर मोमेंटम आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास होता है, किसी न किसी वेलोसिटी के साथ मोशन कर रहा है। तो मास इनटू वेलोसिटी क्या होता है? मोमेंटम। और रिवॉल्व कर रहा है, इसलिए कौन सा मोमेंटम? एंगुलर मोमेंटम। लेकिन ऑर्बिटल मोशन कर रहा है तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो जब भी न्यूक्लियस के अराउंड में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है इस तरीके से, न्यूक्लियस के अराउंड में कोई इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, ये न्यूक्लियस, बच्चों उसका जो मोशन होता है ऑर्बिटल मोशन होता है। पूरा सुने आज का लेक्चर आप, ऑर्बिटल मोशन होता है। तो उसके कारण जो एंगुलर मोमेंटम डेवलप होता है वो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। पीएल से डिनोट करते हैं, किससे? पीएल से। किससे? पीएल से डिनोट करते हैं, और उसकी वैल्यू होती है LH/2 क्योंकि ये एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज होता है। क्वांटाइज होने का मतलब होता है इसका एंगुलर मोमेंट, जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो h/2 का इंटीजर मल्टीपल होता है। एल यहाँ पर इंटीजर नंबर है, और जिसको बोलते हैं ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर। तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के अराउंड में इस तरीके से घूमेगा, रोटेट करेगा, तो उसका एंगुलर मोमेंटम ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होगा, और जिसकी वैल्यू होगी पीएल बराबर LH/2। एल यहाँ ऑर्बिटल क्वांटम नंबर है, जिसकी वैल्यू 0 से लेकर n-1 तक होती है। और पीएल इक्वल टू LH/2, इस कंडीशन को क्वांटाइज्ड कंडीशन में बोलते हैं बच्चों। जिसका एंगुलर मोमेंटम h/2 का इंटीजर मल्टीपल होता है वो क्वांटाइज्ड कंडीशन को फॉलो करते हैं। ठीक। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल मोशन के साथ साथ
स्पिन मोशन भी करता है। कैसा मोशन करता है? स्पिन, क्योंकि वो अपनी एक्सेस पर घूमता हुआ जाता है, इस तरीके से घूमता हुआ जाता है, तो उसका मोशन कैसा होता है? स्पिन मोशन। जो स्पिन मोशन होता है तो उसके कारण एक एंगुलर मोमेंटम डेवलप होता है, जिसको हम स्पिन एंगुलर मोमेंटम बोलते हैं, और वो भी क्वांटाइज होता है। पीएस बराबर एस एच अपन 2 पाई। एस यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर होता है। कौन सा? स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। और एस की वैल्यू फिक्स रहती है 1/2। क्या होती है? 1/2 फिक्स रहती है एस की वैल्यू 1/2। तो अब इसके बाद क्या है? मैंने आपको बताया था एस इक्वल टू 1/2, तो पी एस बराबर जो भी आता है वो आने का है। टोटल एंगुलर मोमेंटम को डिनोट करते हैं पीजे से। किससे? पीजे से। पीजे से। और वो होता है पीएल प्लस पीजी। पीएल प्लस, सॉरी, पीएल प्लस पीएस। टोटल एंगुलर मोमेंटम इज द सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम एंड स्पिन एंगुलर मोमेंटम। तो पीजे बराबर आ जाएगा पीएल की जगह एल एच अपॉन 2 पाई, एल एच अपॉन 2 पाई, और पीएस की जगह एस एच अपॉन 2 पाई। पीजे भी क्वांटाइज होता है, क्योंकि ये दोनों क्वांटाइज कंडीशन को फॉलो करते हैं, तो इसको भी लिख सकते हैं जे एच अपॉन 2 पाई। कट जाएगा तो जे बराबर आ जाएगा एन प्लस एस। बच्चों ये तब होता है जब दोनों एक ही डायरेक्शन में हो, एल और एस दोनों एक ही डायरेक्शन में हो। मतलब एल वाला भी क्लॉकवाइज घूम रहा है और एस वाला भी आपका क्लॉकवाइज घूम रहा है। एस भी मतलब स्पिन मोशन भी क्लॉकवाइज हो रहा है, और ये भी मोशन कैसा हो रहा है? क्लॉकवाइज। मान लो स्पिन मोशन आपका एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है और ये क्लॉकवाइज, तो जे बराबर आ जाएगा एल माइनस एस। ये कब होता है? जब एल और एस दोनों की डायरेक्शन क्या होती है? सेम होती है। और ये कब होता है? जब एल की डायरेक्शन मान लो ऊपर है और एस की नीचे, यानी क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज, एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो ये चीज आपको याद कर लेनी है। चलो एक बार हिंदी में सुनाता हूँ कि वेक्टर के परमाणु मॉडल में मैंने आपको ये बताया था, जल्दी से बता देता हूँ कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उसमें एक कोणीय संवेग उत्पन्न हो जाता है। क्योंकि नाभिक के चारों ओर जब इलेक्ट्रॉन गति करेगा तो उसमें संवेग आ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है और इलेक्ट्रॉन का खुद का वेग होता है, घूमता है, जब कुछ ना कुछ तो वेग होगा ही उसका। तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? संवेग होता है। और जब भी बच्चों कोई चीज घूमती है तो उसको बोलते हैं हम क्या? कोणीय संवेग। कोणीय संवेग। तो नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अगर कक्षीय गति करता है, ये जो गति कर रहा है उसको कौन सी गति बोलते हैं? कक्षीय गति, ऑर्बिटल मोशन। तो कक्षीय गति करता है तो उसके कारण जो कोणीय संवेग होगा वो कक्षीय कोणीय संवेग होगा। और वो कितना होता है? एल एच अपॉन 2 पाई। क्या होता है? एल एच अपॉन 2 पाई। एल एच अपॉन 2 पाई कक्षीय कोणीय संवेग। ये क्वांटीकरण की शर्त का पालन करते हैं। क्वांटीकरण की शर्त मतलब कोई भी किसी अगर हम कक्षीय गति के कारण कोणीय संवेग निकालते हैं और वो एच अपॉन 2 पाई का पूर्ण गुणक है, मतलब कोई भी कोणीय संवेग एच अपॉन 2 पाई का पूर्ण होता है, तो वो क्वांटीकरण की शर्त का पालन करता है। ये क्वांटीकरण की शर्त होती है। तो पीएल बराबर एल एच अपॉन 2 पाई। एल यहाँ पर कक्षीय क्वांटम संख्या है, कक्षीय क्वांटम संख्या जिसका मान 0 से लेकर n-1 तक होता है, ये मैंने आपको बता दिया। और इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर कक्षीय गति करता है, साथ साथ में वो चक्रण गति भी करता है, क्योंकि वो है अपनी धुरी पर भी घूमता हुआ जाता है, धुरी पर भी घूमता हुआ जाता है। तो वो कैसी गति करता है? चक्रण गति भी करता है। तो चक्रण गति करेगा तो उसके कारण भी एक कोणीय संवेग उत्पन्न होगा, क्योंकि चक्रण गति भी ऐसी होती है घूमने वाली। तो उसके कारण चक्रण कोणीय संवेग क्या होगा? पीएस बराबर एस एच पाई एस, यहाँ चक्रण क्वांटम संख्या होती है जिसका मान 1/2 रहता है। नाभिक के प्रत्यय इलेक्ट्रॉन जब गति करता है तो उसका जो कुल कोणीय संवेग होता है वो कक्षीय कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग के वेक्टर योग के बराबर होता है। तो ये रहा कुल कोणीय संवेग, कक्षीय कोणीय संवेग और चक्रण कोणीय संवेग के बराबर है। दोनों के मान रख दिए, कैंसिल करके याद आएगा। अगर एल और एस दोनों क्लॉकवाइज है तो जे इतना आ जाएगा, और ये क्लॉकवाइज है और ये एंटी क्लॉकवाइज है तो जे इतना। पहली डेफिनेशन। नेक्स्ट आते हैं सेकंड, मिटाता हूं उसको।
अगली क्या है, मैं थोड़ा डिटेल बता रहा हूँ आपको, और बाकी आप उसमें पढ़ोगे तो इतना नहीं मिलेगा। अगली है आपकी पाउली का अपवर्जन नियम। जो आती जा रही पाउली का अपवर्जन नियम, अपवर्जन नियम, पाउली का अपवर्जन नियम, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। देखो, पाउली का अपवर्जन नियम ये कहता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की अवस्था को व्यक्त करने के लिए पाउली ने अपवर्जन नियम दिया था। किसी इलेक्ट्रॉन की अवस्था को व्यक्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन की अवस्था में सब आ जाएगा, उसका किस कक्षा में गति कर रहा है, कितनी ऊर्जा है, सब कुछ आ जाता है। मतलब सीधा सीधा अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन की अवस्था को व्यक्त करने के लिए। तो इलेक्ट्रॉन की अवस्था को व्यक्त करने के लिए पाउली ने अपवर्जन नियम दिया, जिसमें उसने ये बताया था कि 4 क्वांटम संख्याएं जो होती हैं, एन, एल, एम एल और एम एस, ये इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण अवस्था को व्यक्त करती हैं, इलेक्ट्रॉन की संपूर्ण अवस्था को व्यक्त करती हैं। और उसने ये भी बताया था कि किसी भी कंडीशन में चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, या कोई भी कंडीशन हो, चाहे किसी भी कक्षा में गति कर रहे हैं, कुछ भी कंडीशन बन जाए, लेकिन चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता है। किसी भी एक इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, किसी भी एक अवस्था के लिए चारों क्वांटम संख्याओं का मान समान नहीं हो सकता, कुछ भी बोल दो। पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये बोलता है किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है, किस ऑर्बिट में, उसके पास एनर्जी क्या है, या उस क्या पोजीशन है उसकी, या कैसे मूव कर रहा है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, उस स्टेट को एक्सप्रेस करने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए पाउली ने एक्सक्लूजन प्रिंसिपल दिया। और किसी भी इलेक्ट्रॉन की स्टेट को कंप्लीटली अगर आपको एक्सप्लेन करना है तो उसके लिए 4 क्वांटम संख्या यूज होती है। एन, जिसको प्रिंसिपल क्वांटम संख्या बोलते हैं, मुख्य क्वांटम संख्या। एल, इसको ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बोलते हैं, कक्षीय क्वांटम संख्या। और एम एल, इसको मैग्नेटिक ऑर्बिटल क्वांटम नंबर बोलते हैं, चुंबकीय कक्षीय क्वांटम संख्या। और एम एस, इसको मैग्नेटिक स्पिन क्वांटम नंबर बोलते हैं, चुंबकीय चक्रण क्वांटम संख्या। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट स्टेट को रिप्रेजेंट करना है तो 4 क्वांटम नंबर का यूज आप करोगे। और उसने ये बोला था किसी भी कंडीशन में, किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी इलेक्ट्रॉन के लिए, और वो कहीं भी किसी भी स्टेट में हो, उसके लिए चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते, चारों क्वांटम नंबर कभी भी सेम नहीं हो सकते। चलो मैं एग्जांपल लेके बताता हूँ, तब ज्यादा क्लियर होगा, थ्योरी में इतना नहीं आता। तो देखो क्या है, चारों क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकते किसी भी स्टेट के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट नंबर और, नहीं आया तो बता दें, और n इक्वल टू 1। n इक्वल टू 1 का मतलब बच्चों होता है के शेल, के कोष बोलते हैं सर इसमें आपने एस क्यों नहीं लिया, एस चक्रण क्वांटम संख्या? एमएस ले तो लिया, एमएस में दोनों आ जाते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। एमएस में दोनों वैल्यू आ जाती है, 1/2 -1/2, तो क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों आ जाती है। n इक्वल टू 1 का मतलब क्या होता है, के शेल। कौन सा शेल, के शेल, सभी को मालूम है n इक्वल टू 1 के लिए। अब चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। के शेल n इक्वल टू 1, तो l इक्वल टू कितना, l इक्वल टू कितना बताओ, बोलो। n इक्वल टू 1, तो l इक्वल टू कितना, भाई l की वैल्यू क्या कहां से कहां तक होती है, 0 से n-1, 0 से n-1। तो आप 0 को छोड़ दो, n-1 को देखो बस, केवल n-1 तक, n की जगह 1 रखेंगे तो l कितना आएगा आपका, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बच्चों ml की वैल्यू क्या बताई थी मैंने, 2l + 1 ml बराबर, अगर l की जगह 0 रखेंगे तो ml आ जाएगा आपका 1। कई बच्चे 1 लिख देते हैं यहाँ पर, ml बराबर 1,
वन का मतलब होता है एक वैल्यू। कितनी वैल्यू? एक वैल्यू। और वैल्यू एम एल की कहां से कहां तक होती है? -L से +L तक। जैसे एम एल इक्वल टू मान लो 2 आता, कितना आता? 2। तो दो वैल्यू हो जाती है। एम एल इक्वल टू कितना आया? अभी 1 आया है। एम एल इक्वल टू कितना आया? 1 आया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक वैल्यू आएगी। एक वैल्यू क्या हो जाएगी एम एल की आपकी? 0। भाई एल की जगह रखो ना यार। एल की जगह 0 रखो, 0 से 0। एल की जगह 0 रखेंगे तो 0 से 0 क्या? 0। एल की जगह आपने 0 से रखा, 0 से 0 क्या? 0 हो जाएगा। एक की वैल्यू। एमएस क्या होता है? एमएस तो फिक्स रहता है। एमएस में हस्तक्षेप नहीं करना है, 1/2 और माइनस का 1/2। अब इसकी क्वांटम स्टेट निकाल। देखो एन की जगह 1 एल लिखा पहले, फिर एल लिखना पड़ेगा 0, एम एल लिखना पड़ेगा 0, एमएस की जगह 1/2। फिर इसे शुरुआत करें। एन की जगह 1, एल की जगह 0, एम एल की जगह 0 और 1, 0 0 और उसकी जगह माइनस का। इसका मतलब ये हुआ n इक्वल टू 1। बच्चों n इक्वल टू 1 का मतलब क्या हुआ? तो ऑर्बिट कौन सा है? फर्स्ट ऑर्बिट है। और फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने? बोलो जल्दी से, बोलो। फर्स्ट दो ऑर्बिट के सर, अंदर दो दो। क्योंकि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का क्या फॉर्मूला होता है? 2n²। 2n²। n की जगह 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन। दोनों की ये रही, ये दोनों की स्टेट आ गई। समझ लेना ध्यान से, क्योंकि अभी कंफ्यूज हो गए। अभी तो एक बताया है, दूसरा बताने वाला हूँ। ये रही दोनों की स्टेट। 2n², 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट, बिठाता हूँ उसको। अपने हिसाब से वैसे ही लिखना है, टाइम पास के लिए तो लिख लेना। सकता है वो मिल जाए, और नहीं मिले तो आप फिर लिख दिया करो उसमें। ठीक है, चलो। अब आते हैं के बाद एक एग्जांपल और देता हूँ आपको। के बाद आता है आपका सेकंड नंबर। के बाद आता है एल और n इक्वल टू 2 और n इक्वल टू 2। n इक्वल टू 2 के लिए कौन सा सेल आता है आपका? एल शेल। एल शेल कौन सा शेल आता है? एल शेल। ठीक है, अब बताओ n इक्वल टू 2। तो देखते हैं कितने बच्चे बचा। बताओ जल्दी से, n इक्वल टू के लिए कितने बच्चे बताएंगे? l की वैल्यू कितनी? बोलो। 1 1। 0 से n-1 होती है, तो यहाँ आ जाएगी बराबर है 0 2 1। 0 से n-1 होती है, 2 रखो, 2 1 यानी 0 से 1। 0 से 1 मतलब दो वैल्यू आ गई आपकी, 0 और 1। 0 और 1। इससे पहले वाले में नहीं रखा था मैंने, पहले वाले में 1 था। अब 1-1 तो 0 ही हो जाएगा ना। 1 लगेंगे तो 1-1 तो 0 ही हो जाएगा। तो 0 से 0 क्या होता है? कुछ नहीं, 0 होता है। इस बार मैंने n की वैल्यू यहाँ रखी थी, तो 0 से 1 मतलब दो वैल्यू आ गई, 0 और 1। अब ml कितना होगा? ml बराबर, तो बच्चों ml का फॉर्मूला होता है 2l + 1। पहले रखो 0, पहले रखेंगे 0 तो कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब ml इस केस में आ गया 0। अब 1 रखो, ml बराबर 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 × 1 + 1 मतलब 3 आ गया। 3 आने का मतलब अब वैल्यू सर वो कौन से बना कहां है। तक होती है इसकी? -L से -L से +L। वैल्यू कहां से कहां तक होती है? -L से +L। -L से +L तो रखो यहाँ 1। कितना आ जाएगा ml? -1 से 1। और -1 से 1 के बीच में कितनी वैल्यू लेना है आपको? 3। तो वैल्यू होगी ml की आपकी -1 0 और 1। कोई दिक्कत तो नहीं इसमें? बच्चों l की जगह 0 रखा तो 1 वैल्यू आ गई, तो वो तो 1 तो बन ही रहना है, क्योंकि अगर मैं यहाँ 0 रखूंगा 0 0 नहीं होता। 1 रखो, यहाँ पर 1 रखा तो 3 आ गया। 3 वैल्यू होंगी ml की, लेकिन कौन सी होंगी? 1 को यहाँ रखो आप, -1 से 1।
-1 से 1 के बीच में 3 वैल्यू होंगी, कौन सी माइनस, ठीक। उसके बाद ms की वैल्यू क्या होंगी, 1/2 और -1/2 होंगी कि नहीं होंगी, ठीक। अब मैं इनको सीक्वेंस में लिखता हूँ ऊपर से, नहीं तो वो गड़बड़ हो जाएगी, बिठा के लिखता हूँ, इधर लिख दूँ, ध्यान दीजिए। एक एक n बराबर 2, l बराबर 0 1 0 1, और इधर ही लिखना पड़ेगा, दोनों नहीं बन नहीं पाए। n बराबर 2, l बराबर 0 1, ml बराबर कितना है आपका, -1 0 1, -1 0 1, और ms बराबर 1/2 और -1/2। ये आ गई वैल्यू, सारी की सारी वैल्यू मैंने एक ही लाइन में लिखी, ठीक है। तो अब बनाते देखते हैं कितनी सेकंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, सबकी स्टेट आ जाएगी। और सेम तो हो ही नहीं सकती, तो पहले ही बता दिया, और बाकी आप चेक भी कर सकते हैं। इससे पहले भी मैंने निकाली थी, तब भी देखो 1/2 एक में आ रहा था, और दूसरा -1/2 आ रहा था, वही सेम नहीं होने दे। यहाँ देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पाउली का एक्सक्लूजन प्रिंसिपल अगर आता है ना, तो दोनों एग्जाम्पल आपको लिख के भी आने पड़ेंगे एग्जाम में, ये नहीं कि स्टेटमेंट लिख दिया बस, तभी जाके नंबर देगा। 2 0 0 से 2 0 ml, इसके लिए -1 और 1/2। कोई दिक्कत है तो पूछते भी जाना। n = 2, l की जगह 0 ले लिया, -1 ले लिया, 1/2 ले लिया, फिर से 2 1 1 2 1। अच्छा एक काम करें, 0 सबके लिए एक साथ एक एक से लिखें, चलो एक एक से लिखते हैं। 2 1 और -1 और 1/2। कोई मैं सोच रहा हूँ कि ऐसे नया लिख के शॉर्ट ट्रिक में लिखूँ तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वैसे तो ये तो आ ही जाएगा। पहले तो 0 2 0 के लिए कर लेते, फिर 1 1 के लिए। कोई मैं सोच रहा हूँ पहले 0 0 के लिए कर लेता हूँ, फिर 1 के लिए कर लेंगे, क्योंकि क्या है नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। 2 0 -1 1/2, ठीक है। फिर अगला वाला क्या लिखें, 2 0 -1 तो हो चुका है, 0 और 1/2। फिर उसके बाद 2 0 -1 तो 0 तो हो जाएगा 1 और 1/2। फिर उसके बाद 2 0 0 आ तो कैसे भी जाएगा जैसे आप चाहो वैसे। अब सर 2 1 के 0 लिए। फिर तो होगा नहीं, क्यों, तीनों हो चुके हाँ हैं। सर, 1 के लिए अब। और -1/2 वाला भी तो रह गया अभी, तो उसको सही है। अगले। 2 0 फिर उसके बाद -1 और -1/2, समझ में आ रहा है। 2 0 -1 -1/2। फिर उसके बाद 2 फिर उसके बाद आपका 0 2 0 और फिर उसके बाद 0 -1/2। फिर उसके बाद 2 0 1 -1/2। फिर उसके बाद अब 1 के लिए कर लेते हैं, 2 1 2 1। उसके बाद माइनस का सर 1। 1 के लिए ml3 आया था ना। हाँ क्या कह रहे हो, सर 1 लिया था तो ml3 निकला था, वो वैल्यू नहीं लेंगे। ms कितना निकला था, अरे ml 3 निकला, सर 3 वैल्यू निकली थी ml की अलग अलग। वैल्यू थी वो तो ml की, वो तो ml की वैल्यू 3 थी। ml की वैल्यू 3 का मतलब होता है -1 0 -1 0 ठीक है। चलो 2
फिर 1, फिर -1, फिर 1/2, फिर उसके बाद 2, 1, 0 और 1/2, ठीक है। फिर उसके बाद 2, 1, 2, 1, फिर 0 1 किसके लिए हो गया 1, फिर 1/2 1/2, फिर उसके बाद निकाला 2, और कुछ बचा है क्या? बचे हैं ना सर अभी तो 2 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये तो ज्यादा हो गए। ये तो ज्यादा हो गया यार। यार इसका मतलब गलत कर दिया कहीं मैंने, क्योंकि रिपीट होने लगी वैल्यू, यहाँ पर रिपीट हो रही होगी कहीं ना कहीं। 1/2, 1/2, 2, 0, 1/2, क्योंकि सेकंड ऑर्बिट है ना, सेकंड ऑर्बिट में केवल 8 ही स्टेट रहती है, 8 स्टेट रहती है। तो मैं दोबारा से करता हूँ उसको, मिटा देता हूँ इसको। सर मतलब सेकंड है तो 8 ही बनेंगे उसके। 8 ही बनेगी, ये क्योंकि तो हम बन मैक्सिमम गए नंबर सर। ऑफ तो 8 ही आएंगे इसमें, 8 ही आएंगे। देखो 2 मैंने डबल डबल ले लिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। 2, 0 और यहाँ मान लो 0, -1, 1, 0, 0, -1/2, एक तो ये बन गया। 0 को मैं पहले लिख देता हूँ, 0 मैंने यहाँ लिख दिया, -1 यहाँ लिख दिया। एक तो ये बन गया 2, 0, 0, -1/2, ठीक है। फिर बन जाएगा आपका 2, 1, 1 आ गया, फिर उसके बाद 0, 2, 0, 0, -1/2, ऐसे बनाओ तो सही बन जाएगा। 2, 0, 0, 1/2, 2, 0, 0, -1/2, एक खत्म हो गया। फिर उसके बाद ये हो गया, फिर 2, 1, 2, 1, 0, क्या ये दोनों सेम ही आएंगे? क्या कह रहे हो क्या? ये सेम ही आएंगे दोनों? 2, 0, 0, -1/2। अब सही है। देखो 2, 0/2, 2, 0, 0, -1/2, ये खत्म हो गया। फिर अगला स्टार्ट करते हैं, 2, 1, 0, 1/2, अब सही आ जाएगा साइड। 2, 1, -1, -1, और फिर उसके बाद देखो 2, 1, 0, 1/2, 2, 1, 0, -1/2, एक हो गया। फिर उसके बाद 2, 1, -1, 1/2, फिर यहाँ के बाद 2, 1, -1, -1/2, फिर उसके बाद 2, 1, और उसके बाद तो ये तो हो चुका है, तो -1 तो हो चुका है। 1 पे आते हैं, 2, 1, 1, 1/2, और फिर उसके बाद 2, 1, 1, -1/2, ये बनेगी। 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, ऐसे बनाना है। पहले गलत बना रहे थे, देखो 2, 0, 0, 2, 1, 0, 1/2, 2, 1, 0, -1/2, वो कंप्लीट हो गया, 0 वाला, ये हो गया। फिर उसके बाद 2, 1, -1, 1/2, फिर ऐसे 2, 1, -1, -1/2, फिर लास्ट वाला 2, 1,
1/2, 2, 1, 1 -1/2 ऐसे बनेगा। पहले तो लगे हुए थे अपन, 8 से ज्यादा नहीं बन सकते। सर मैक्सिमम एक बात नंबर करते मैक्सिमम कितने रहते हैं? 8 सर रहते हैं। बताना सर ये 2n², ये 2n की जगह रखेंगे आप 2 का स्क्वायर यानी 8 आ जाएंगे। क्वांटम नंबर सेम नहीं हो सकती। ये है एग्जांपल। सेकंड बात, नहीं सर, ml की जो 0 है ना वो 2 बार ली है अपन ने, और जो -1 और 1 है वो तो एक ही। -1 और ml की वैल्यू -1 और 1 बार लिया है, 0 2 बार। समझ में नहीं आया। 0 क्या है? सर जो शुरू के 4 ब्रैकेट है ना, हाँ, उसमें ml की जो 0 वैल्यू है वो 2 बार क्यों ली है? मतलब शुरू के 2 मैल लिए, फिर नेक्स्ट 2 मैल लिया है, और जो -1 और +1 है वो तो एक एक बार ही लिया ml की वैल्यू 2 बार ली है हमने। है। 0 को आपने l के 0 के सर ये कह रहा है कि ml की जो 0 है वो 3 ब्रैकेटों में ली है और बाकी सॉरी 4 में ली है, बल्कि और इसके माइनस और 1 को 2 ही बार है सर। ये तो बहुत बनेगा, तो ऐसे भी बन सकता है 2 0 -1/2। ये हैवी नहीं है इसमें। एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। सही लिखा है। देखो इसमें क्या किया है, पहले ml की वैल्यू पहले इसको लिया 2, फिर 0, फिर 0, फिर 1/2 एक बार ले लिया। फिर उसके बाद 2 ये वाला ले लिया मैंने। फिर अगली बार जो लिया है वो 2, 0, 0 -1/2। बस 0 का काम हो गया। 0 2 बार आ गया और ये 0। फिर अगली बार जब लिया है ना मैंने अगली बार, तो वो 1 के लिए लिया है। ये 0 के लिए तो हो गया आपका, 0 के लिए हो गया। क्योंकि एक और तरीका होता है याद करने का, ऐसे भी कर सकते हो कि मैंने इससे पहले आपको 0 के लिए बताया था। इससे पहला वाला जो एग्जांपल लिया था 0 के लिए n हमेशा 1 होता है, तो उसकी 2 ही स्टेट बन सकती है आपकी। फिर आपके 1 के लिए शुरुआत होगी, तो कैसे करेंगे? 2, देखिए ये 1 के लिए, तो 1 के लिए कितना 2, फिर 1, फिर 0 भी आएगा, क्योंकि 1 के लिए निकालेंगे तो 0 लेना पड़ेगा आपको, फिर 1/2। ऐसे अगली बार निकाला तो उसके लिए ले लिया, तो इस कारण से 0 आ गया। बाकी 0 के लिए 1 कहाँ रहा है? 2 0 सर इसके 0 अलावा और 1/2। पॉसिबल नहीं हो सकते क्या? इसके अलावा पॉसिबल नहीं है। सर इसके अलावा क्वांटम स्टेट सर ये बनाना, सर ये बनाना 2 0 -1/2। तो वो पॉसिबल नहीं होगा ना। क्या बना रहे हो? 2 2 फिर 0 0 -1/2 -1 और -1/2। 1/2। 2 0 -1 और 1/2। 2 0 -1 और -1, 2 0 -1 और 1/2। ये इसमें है क्या? इसमें तो नहीं है सर। एक सेकेंड, 2 0 इसमें है नहीं है, लेकिन ये पॉसिबल ही नहीं होगा। 2 0 -1 और 1/2 ये तो पॉसिबल ही बन नहीं तो होगा। रहा है। 2 0 -1 1/2 ये तो बनेगा ही नहीं ना वैसे भी। तो क्यों नहीं 2 बनेगा 0 सर? यहाँ से बन कहाँ रहा है? 2 0 सर -1 और -1 1/2 सर बनेगा कहाँ से यहाँ? -1 सर क्या? -1 नहीं लेंगे। आप समझे नहीं, अभी भी आप समझ नहीं पा रहे जो मैं इसको कह रहा कौन हूँ से ना। क्रम में? देखो आप देखो एक चीज समझ लो, अगर आपको क्रम नहीं समझ समझ में आ आ रही रहा थी। है, देखो आप जो कह रहे हो मैं क्या बताने वाला हूँ। जैसे मैंने n बराबर क्या लिया था? 1। n बराबर 1 के लिए l कितना था? 0। ml कितना था? 0। समझ में आ रहा है? ml कितना? 0। और s बराबर कितना था? 1/2 और माइनस का 1/2।
अब आप ml को -1 कैसे ले सकते हो जीरो के लिए? l अच्छा बराबर सर, जीरो अलग लेकर, अलग लेते हैं सर। हाँ वही तो मैं कहने वाला हूँ आपसे कि l बराबर जीरो के लिए ml जीरो लेना पड़ेगा आपको। फिर आप -1 तो ले ही नहीं सकते ना, -1 तो अगले के लिए लिखोगे आप, हाँ, किसके लिए? 1 के लिए और -1 के लिए। तो इससे अच्छा सर अलग अलग लिख के बना लो सर, इसमें कंफ्यूजन हाँ होगी। अलग अलग लिख के भी बना सकते हो। ऐसे अलग अलग लिख के नहीं बना सकते, एन के लिए फिर बना लो, फिर टू के बिल्कुल लिए बिल्कुल बना लो। बिल्कुल बना सकते हो, बिल्कुल बना सकते हो। किसी बच्चे को कंफ्यूजन है तो पूछ लेना, देखो ये याद रखना, n बराबर 1 मतलब l बराबर 0, ml बराबर 0, ms और ms की वैल्यू ये, ms की वैल्यू ये। तो जैसा कि आपने जब ये शांत ने बताया था ये वाला, लेकिन ये वाला बनेगा नहीं। क्यों नहीं बनेगा? उसका रीजन क्या है कि n बराबर 1 के लिए l 0 आता है और 0 के लिए ml 0 आता है। तो l 0 होगा तो ml बराबर कितना? 0 है, तो 0 ले सकते हैं, 1 तो नहीं ले पाएंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। चलो, ये तो 8 वाला था, 18 वाला बनाते तो पागल हो जाते। ऐसे ही याद कर लेना जैसे मैंने बताया था। उसके बाद डेफिनेशन आती है वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, एकल संयोजी इलेक्ट्रॉन और बहु संयोजी इलेक्ट्रॉन की। हेडिंग बना देता हूँ, एकल इलेक्ट्रॉन निकाय भी बोल सकते हैं इसको, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम और मेनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ऐसी सिस्टम। एकल इलेक्ट्रॉन निकाय, एकल इलेक्ट्रॉन निकाय, और ये है बहुल इलेक्ट्रॉन निकाय। देखना ध्यान से सुनना, अगला वाला जो डेरिवेशन है क्वेश्चन है इसी पे बेस्ड है। एकल इलेक्ट्रॉन निकाय, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है। एक ऐसा एटम बोल सकते हैं, एक ऐसा सिस्टम बोल सकते हैं, एक ऐसा ऑर्बिट बोल सकते हैं जिसके आउटर मोस्ट ऑर्बिट में केवल एक ही इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा हो, उसको बोलते हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एक ऐसा एटम जिसके पास वन वैलेंस इलेक्ट्रॉन हो, उसी को बोलते हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। एकल इलेक्ट्रॉन निकाय क्या है? जिसके बाहरी कक्षा में एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, बाहरी कक्षा में केवल कितने इलेक्ट्रॉन घूम रहा? एक ही इलेक्ट्रॉन घूम रहा हो, या उसके पास एक ही संयोजी इलेक्ट्रॉन हो, उसको बोलते हैं एकल इलेक्ट्रॉन निकाय। जैसे एग्जांपल में कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हाइड्रोजन है, एक ही है बेचारे के पास, तो हाइड्रोजन को छोड़ो, सोडियम है, सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन पहले वाले में 2 आ जाते हैं और दूसरे वाले में आपके 8 आ जाते हैं, लेकिन बच जाता है कितना आपका? 1। तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1। उसको बोलते हैं वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। देखो बच्चों, मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बता दूं, अगर किसी ऑर्बिट के अंदर, जैसे मान लो सपोज करो मेरे पास 2 ऑर्बिट, एक ये है और दूसरा ये है और मान लो तीसरा भी, इसमें सबको मालूम है 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं और इसमें मालूम है 1 इलेक्ट्रॉन रहते हैं। मान लो तीसरे में कोई नहीं है, तो इसका टोटल एंगुलर मोमेंटम हमेशा 0 होता है। जो इलेक्ट्रॉन ऑक्टेव कंप्लीट कर लेते हैं, अष्टक अपना पूर्ण कर लेते हैं, उनका कुल कोणीय संवेग हमेशा शून्य माना जाता है। कितना? शून्य। जो आपको एंगुलर मोमेंटम मिलता है, जो कोणीय संवेग मिलता है, वो बाहरी कक्षा में घूम रहे इलेक्ट्रॉन के कारण मिलता है। जैसे मैंने आपसे कहा कि इसमें 2 है, ऑक्टेव कंप्लीट हो गया, अष्टक पूरा हो गया। इसमें 8 है, ऑक्टेव कंप्लीट हो गया, अष्टक पूरा हो गया। मान लो इतना ही है, तो मैंने कहा अब बताओ टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, कुल कोणीय संवेग, तो आप कहोगे 0। कितना होगा? 0। कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर अपना ऑक्टेव कंप्लीट कर लेते हैं, अष्टक पूर्ण कर लेते हैं, तो उनका कुल कोणीय संवेग कितना होता है? 0 होता है। ये आगे तक क्या आएगा उसमें बताएंगे। कुल कोणीय संवेग टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होता है? 0 हो जाता है। एंगुलर मोमेंटम आपको किसके कारण मिलता है? एक इलेक्ट्रॉन के कारण, जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है ना, ये, इसको बोलते हैं एकल इलेक्ट्रॉन निकाय। क्या बोलते हैं? एकल इलेक्ट्रॉन निकाय, वन इलेक्ट्रॉन सिस्टम। और मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम क्या होता है? मान लो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हो, 2 से ज्यादा कर रहे हो, जैसे मान लो मैग्नीशियम है, तो मैग्नीशियम के पास टोटल कितने रहते हैं? 12 रहते हैं, 12 रहते हैं। तो 2 आपके इसमें आ गए, 8 इसमें आ गए,
बाकी के बचे कितने 2, तो वो मूव कर रहे हैं। इनके कारण तो एंगुलर मोमेंटम जीरो हो जाता है कोणीय संवेग। एंगुलर मोमेंटम जो आपको मिलता है वो इनके कारण मिलता है, इस इलेक्ट्रॉन के कारण जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। जो अपनी स्टेबिलिटी को बनाए रखे हैं उसमें एंगुलर मोमेंटम यानी कोणीय संवेग कभी भी नहीं मिलेगा, जीरो मिलेगा, और इसके कारण मिल जाएगा आपको दो इलेक्ट्रॉन। ये दोनों किस टाइप का तो मोशन ऐसा कर रहे क्यों? हैं? तो ये घूमते तो ये भी होंगे ना। अगर दो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं उनका ऑर्बिटल मोशन है या स्पिन मोशन है तो उसके हिसाब से उसको एंगुलर मोमेंटम मिल जाता है। हो सकता है जैसे एल्यूमिनियम हो आपके पास तो उसका 13 होता है, तो दो से ज्यादा घूम रहे हैं, कितने 3, कितने घूम रहे हैं 3, ऐसा कितने घूम रहे हैं 3, तो 3 घूम रहे हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि 3 इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करें, ये मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के आगे अंदर आ गए, मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर आ गए। इसके अंदर मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर है, बहुल इलेक्ट्रॉन परमाणु। अगर कोई इलेक्ट्रॉन अपना अष्टक पूरा कर देता है तो उसका कुल कोणीय संवेग कितना होता है? शून्य होता है, जीरो हो जाता है। और एंगुलर मोमेंटम आपको केवल किसके कारण मिलता है कोणीय संवेग? जो बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, चाहे वो दो हो या दो से ज्यादा हो, तो वो मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर आ जाता है। और जो मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम बनाता है कोई भी इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो दो या दो से ज्यादा, उसी के अंदर आपको ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, सॉरी टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम और टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम देखने को मिलता है। क्योंकि टोटल के लिए कम से कम दो चीजें होना चाहिए, दोनों को ऐड करोगे आप तभी तो टोटल मिलेगा आपको। तो मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम के अंदर टू और मोर देन टू इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में घूम रहे होते हैं। बहुल इलेक्ट्रॉन परमाणु में दो या दो से अधिक इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में घूमते हैं, और दोनों के कारण आपको एंगुलर मोमेंटम मिलता है, टोटल स्पिन और टोटल ऑर्बिटल। देखो कैसे, देखो अगर हम बात करें, सुनना ध्यान से, अगर हम बात करें, मैं आपसे पूछूं टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, क्या टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, या मैं उससे बोल दूं आपसे टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम एक ही बात है। कुल कक्षीय कोणीय संवेग, कुल कक्षीय कोणीय संवेग, कोणीय संवेग, या फिर कुल कक्षीय क्वांटम संख्या भी लिख सकते हैं, कैपिटल एल से डिनोट करते हैं, कैपिटल एल से। जैसे अगर मैं बात करूं मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की, तो बच्चों मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में टू और मोर देन टू, आपको पता है इलेक्ट्रॉन रहते हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बाहरी कक्षा में, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूम रहे हैं मान लो सपोज, तो हर इलेक्ट्रॉन का इंडिविजुअल एंगुलर मोमेंटम होगा। जैसे मान लो पहला वाला इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो उसका एंगुलर मोमेंटम है सपोज करो Pl1, क्या मान लिया Pl1। दूसरा इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका कितना Pl2। तीसरा मूव कर रहा है कितना Pl3। इन सभी को अगर आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल एंगुलर मोमेंटम मिलेगा Pl, कितना मिलेगा Pl। बाहरी कक्षा में उपस्थित जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं सभी आपका कक्षीय गति करते हैं और सभी के कारण कोणीय संवेग होता है। उस कोणीय संवेग को कक्षीय कोणीय संवेग कहा जाता है। कुल कक्षीय कोणीय संवेग जितने भी बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं उन सभी के कक्षीय कोणीय संवेगों के वेक्टर योग के बराबर होता है। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं उन सभी का एंगुलर मोमेंटम रहता है, और उस एंगुलर मोमेंटम को ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। और अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल, अगर मैं आपसे बोलूं टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ, टोटल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू वेक्टर सम ऑफ, वेक्टर सम ऑफ ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम फॉर इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन। टोटल ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होगा जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं आउटर मोस्ट ऑर्बिट में उन सभी के एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर सम कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा? टोटल मिल जाएगा। आउटर मोस्ट ऑर्बिट में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं,
सभी का कुछ ना कुछ एंगुलर मोमेंटम होगा और ये संवेग, इन सभी के एंगुलर मोमेंटम को जब आप सम करोगे तो आपको टोटल मिलेगा। और बच्चों इसको कैसे लिखेंगे, L1 h/2 पाई प्लस इसको क्या लिखेंगे, L2 h/2 पाई डैश 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 बराबर इसको क्या लिखेंगे, कैपिटल L h/2 ऐसे लिखते हैं। h/2 सब में कैंसिल हो जाएगा, कैपिटल L कितना आ जाएगा, L1 प्लस L2 प्लस L, जितने भी होंगे 2 है तो 2 और 3 है तो 3 x। इसी को बोलते हैं टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर। टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट में मूव करते हैं घूमते हैं, उन सभी का एक इंडिविजुअल, सभी इलेक्ट्रॉनों का एक एंगुलर मोमेंटम होता है सभी का, क्योंकि सारे के सारे इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल मोशन कर रहे हैं, अच्छी गति कर रहे हैं। अब सबको आपने ऐड कर दिए तो आपको टोटल मिल गया। ऐसे ही स्पिन में होता है। अगर मैं आपसे बोलूं टोटल टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम, कुल चक्रण कोणीय संवेग, तो आप कहोगे कि मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट ऑर्बिट मूव करते हैं, उन सभी का हर एक इलेक्ट्रॉन का एक स्पिन एंगुलर मोमेंटम होता है। और सभी को आप ऐड कर दोगे तो आपको टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, टोटल स्पिन एंगुलर मोमेंटम। बाहरी कक्षा में जितने भी इलेक्ट्रॉन बच्चों गति करते हैं, सभी का चक्रण कोणीय संवेग रहता है। और उन सभी को जब आप ऐड कर दोगे तो आपको कुल चक्रण कोणीय संवेग मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, कुल चक्रण कोणीय संवेग। देखो बता दो एक एग्जांपल, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जानना बस लास्ट लेक्चर में पूरा खत्म करूंगा, तो डेफिनेशन याद रहेगी आपको। टोटल जो स्पिन एंगुलर मोमेंटम है वो किसके सम के बराबर है, कि मैनी इलेक्ट्रॉन सिस्टम में जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, सभी के स्पिन एंगुलर मोमेंटम के सम के बराबर होता है। चक्रण कोणीय संवेग अगर कुल निकालोगे तो जितने भी इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम, वो सॉरी जितने भी इलेक्ट्रॉन गति कर रहे हैं उन सभी के कक्षीय कोणीय संवेग या चक्रण कोणीय संवेग का योग कर दो तो सभी को बोलते हैं संपूर्ण। लेकिन एक चीज याद रखना, अगर क्वांटम नंबर की डेफिनेशन की आती है ना कि टोटल स्पिन क्वांटम नंबर या टोटल ऑर्बिटल क्वांटम नंबर की डेफिनेशन सुनाओ तो यही लिख के आना, ये वाली। बस वो लास्ट में एल बराबर आ जाएगा जैसा मैंने आपको बताया था। देखो क्या होता है कि जैसे मैंने सपोज करो, मैंने मान लिया, अभी ऐसे समझाने में थोड़ा ठीक लगेगा। मान लिया एक इलेक्ट्रॉन मान लो मूव कर रहा है, मेरी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात कर रहे हैं, उसकी क्वांटम नंबर है मान लो 2 या उसका एंगुलर मोमेंटम है 2, जो भी मानना है। इसको क्वांटम नंबर भी बोल सकते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर, और एंगुलर मोमेंटम भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। और मान लो दूसरा भी ऐसे मूव कर रहा है, L2 बराबर उसकी वैल्यू 1, क्लॉकवाइज बना दो, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, एक ही बात। तो यहाँ से मैंने आपका टोटल कितना हो जाएगा, 2 प्लस कितना हो जाएगा उसका एंगुलर मोमेंटम, डायरेक्शन ही हो जाएगी। मान लो एक घूम रहा है क्लॉकवाइज और एक घूम रहा है आपका एंटी क्लॉकवाइज। तो एक है आपका ऐसे बना देते हैं, एक है आपका ऐसे 2 और एक है आपका ऐसे और 1। तो मैंने कहा टोटल कितना होगा, तो आप देख लोगे 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1। साइज भी उसी हिसाब से रख देंगे। डायरेक्शन क्या होगी, नीचे की तरफ, जो बड़ा होगा डायरेक्शन उसकी तरफ हो जाएगा, जो बड़ा होगा उसकी डायरेक्शन है। तो टोटल एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया, कुल कक्षीय कोणीय संवेग दोनों के सम के बराबर हो जाएगा। ऐसे बच्चों स्पिन की अगर हम बात करते हैं तो स्पिन में देखो जरा एक एग्जांपल स्पिन का, स्पिन का देखो। स्पिन में मान लो ये है आपके पास, मान लो इलेक्ट्रॉन, एक ये है, दूसरा ये है। एक चीज और बताने वाला हूँ यहाँ से, 1/2 इसमें बताऊंगा, 1/2 और 1/2 यही होती है स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू। मान लो मैंने आपसे पूछा टोटल क्वांटम नंबर कितनी होगी, टोटल एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो आप कहोगे 1/2 1/2 1/2 कितना 3/2। ठीक, उसके बाद देखना, अगर मान लो सपोज कर मैंने एक ही डायरेक्शन को अपोजिट ले लिया, दो सेम ले ली,
2 की ऊपर की तरफ है, 1 की नीचे की तरफ। तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये हो जाएगा 1/2, तो ये भी है आपका 1/2। मैंने आपसे पूछा कितना है, तो आपको 1/2 कैंसिल और एक बच जाएगा 1/2। कैपिटल एस बराबर 1/2। ठीक, अगर ये मैंने कितने लिए, 3 लिए, ये मैंने कितने लिए, 3 लिए, तो आंसर मुझे क्या मिल रहा है, 3/2 और 1/2। अगर मैं ऐसा लेता, कैसा, ऐसे ले लेता, 1 2 3 और 4, 1/2 1/2 1/2 1/2, कितना आंसर आता है, 2 आता, 1/2 1/2 1/2 2 आता। मान लो आप डायरेक्शन भी उल्टी कर, एक की उल्टी कर दी, बाकी 1/2 1/2 1/2 1/2। मान लो एक की अपोजिट भी कर दी तो 1/2 1/2 है, कितना बच गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू ऑड है, ऑड मतलब 3 1 5, जैसे ये 3 थी ना, 1 2 3, तो आपको कैपिटल एस जो होगा वो 1/2 का ऑड मल्टीपल मिलेगा, विषम गुणा, ऑड मल्टीपल विषम गुणा। और अगर स्पिन क्वांटम नंबर यानी चक्रण क्वांटम संख्या की सम है, देखो 1 2 3 4 इवन है, 1 2 3 4 इवन है, तो आपको 1/2 का इवन मल्टीपल मिलेगा। कैसा, इवन मल्टीपल, सम गुणा और यहाँ विषम गुणा। आप देख लो ना खुद ही, 3 है तो 3/2 मिला है, 1/2 का ऑड मल्टीपल मिला है, 3 है तब भी 1/2 मिला है ऑड मल्टीपल, लेकिन इवन है, देखो 1 2 3 4, तो आप 1/2 का इवन मल्टीपल मिला है। कैसा मिला है, इवन मल्टीपल, देखो 1/2 का इवन मल्टीपल, 1/2 का इवन मल्टीपल। इवन मल्टीपल का मतलब समझते हो, वैल्यू ऐसे 1 2 3 4 5। सर इवन मल्टीपल जैसे मान लो मैं 2 यहाँ ले लूँ तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 आ जाएगा, 4 ले लूंगा कैंसिल हो जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ शांत क्या कह रहे हो। सर एक मतलब हम दो लें और एक दूसरे के जस्ट अपोजिट ले लें तो जीरो हो जाएगा ना। नहीं, जीरो की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, तो अभी केवल ये बता रहा हूँ आपको। सर ले सकते हैं ना अपने से। हाँ ले सकते हैं ना, जीरो तो मिलता ही है। तो फिर एस की वैल्यू तो सर जीरो होती नहीं है ना, वो तो 1/2 -1/2। भाई रिजल्टेंट आपको जीरो मिल जाएगा, स्पिन क्वांटिटी एक इलेक्ट्रॉन की स्पिन और दूसरे इलेक्ट्रॉन की स्पिन जो आ जाएगी आपकी 1/2 ले लोगे आप, लेकिन रिजल्टेंट जो मिल जाएगा आपको क्या मिल जाएगा, जीरो मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, जीरो। लेकिन वो लेकिन लेने इवन का ऑड तो तरीका, नहीं रहेगा फिर। हाँ लेने का तरीका तो यही होता है, या नहीं तो सर ऑड वो मल्टीपल, 1/2 का इवन और ऑड मल्टीपल नहीं रहेगा ना फिर वो। हाँ वही मिलता है, वही मिलता है। नहीं रहेगा कहाँ वो, अगर अपन अपोजिट ले लें दोनों फिर जीरो आ जाएगा तो फिर वो। अरे आप समझे नहीं, तो जीरो, जीरो को जीरो अगर मैं आपसे बोलूं, मैंने आपको 3 नंबर लिख दिए, प्लस मैंने 2 नंबर लिख दिए, प्लस का 1 माइनस का 1, मैंने कहा इसका साइन क्या है तो आप कहोगे पॉजिटिव, मैंने कहा माइनस का साइन क्या है तो आप कहोगे माइनस, मैं कहूंगा जीरो ले लिया, जीरो का साइन क्या है तो आप कहोगे मुझे नहीं पता जीरो का साइन क्या है, प्लस के माइनस। तो ऐसा ही यहाँ पर अगर मान लो आपका आंसर जीरो आ जाएगा तो वो ऑड मल्टीपल इवन मल्टीपल हम क्यों ना काउंट करेंगे, उसको तो जीरो का मतलब जीरो बोलेंगे अपन। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि ऑड मल्टीपल कब मिलेगा, जब ऑड नंबर हो, और इवन मल्टीपल तब मिलेगा जब इवन नंबर हो। अगर मान लो आपको ऐसा लग रहा है कि भाई मैंने 2 ही लिए और मैं उसको पूछना चाहता हूँ कि इवन में आएगा कि ऑड में आएगा, तो आप फिर उसको जीरो को इवन मल्टीपल में ले। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे ऑड मल्टीपल है इवन मल्टीपल में लेना है, तो जीरो को हमेशा इवन मल्टीपल में मानते हैं, बाकी ऐसा होता हाँ। नहीं है, अगर लेना है तो। अब जैसे मान लो जीरो को इवन मल्टीपल में कई बच्चों को कंफ्यूजन भी होता है कैसे लेते हैं, तो बहुत सारे एग्जांपल लेते हैं, जैसे अपन इंटरफेरेंस भी पढ़ के आए हैं, cos फाई की वैल्यू 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई ये सब होता है, तो वैल्यू कैसी आती है, प्लस का 1, मतलब दो सेम फेस में हो जाएंगी, तो वो इवन मल्टीपल था, वहां फेस कितना था, इवन मल्टीपल, तो जीरो को किस में मानते हैं, हमेशा इवन में मानते हैं। अगर किसी को कंसीडर करना ही है तो जीरो को हमेशा इवन में लेते हैं, सम संख्या, और पॉजिटिव भी मानते हैं, ये भी मालूम है। फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं।
नेक्स्ट टर्म पे इसके आगे बताएंगे। टोटल ऑर्बिटल और टोटल स्पिन क्वांटम नंबर दोनों की डेफिनेशन आपको याद कर देनी है। कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछा करो, क्योंकि मुझे नहीं पता चलेगा ना कि आपको क्या दिक्कत आ रही है। ये तो सिंपल डेफिनेशन थी। एक कोई डेरिवेशन भी अगर आता है तो आप बीच में पूछ सकते हो, नहीं तो व्हाट्सएप पर मैसेज कर दिया करो। कई बच्चों को तो पूरी साल पढ़ा दो, लेकिन वो कभी टच से मस नहीं होते भाई साहब, डाउट तो कभी पूछेंगे नहीं। पूछना चाहिए, कम से कम ये पता चलता है कि आपको आया कि नहीं आया। फिर देखो ऑफलाइन है तो सिंपल सी बात है, कोई भी बता देगा कि भाई ऑफलाइन है तो ये बच्चे को नहीं आ रहा है, देखिए समझ में आ जाता है, लेकिन यहाँ नहीं समझ में आता। ठीक है, चलो नेक्स्ट टर्न पे मिलते हैं। और संडे को टेस्ट देना तो आ सकते हो, मैंने आपको टाइमिंग भेज दी है ग्रुप में, जिस बच्चे को आना है आ सकता है संडे के दिन। एक बार फिर रिवाइज करवाऊंगा इसको मैं, अगले दिन से जो टॉपिक स्टार्ट करता हूँ उसके लिए।